अप मूवी में घर को उड़ाने वाले बलून्स कितने थे और ऐसा रियल लाइफ में करने के लिए कितने बलून्स की जरूरत पड़ेगी। क्या अप मूवी ओरिजिनली एक एलियंस की कहानी होने वाली थी? अप मूवी के अंदर केविन द बर्ड आखिर किस रियल लाइफ बर्ड से इंस्पायर किया गया था और कार्ल के स्क्वायर और रसल के गोल होने का आखिर रीजन क्या था? इस ऑसम से मूवी को देखने के बाद ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके मन में भी उठे होंगे और आज की वीडियो मौका होने वाली है इनके साथ साथ और भी ऐसे बेहतरीन सवालों का जवाब देने के लिए, जिसके लिए थैंक यू आप सबका जिन्होंने भी हमें कमेंट्स में इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द अप मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अप मूवी का आइडिया इसी मूवी के को डायरेक्टर पीट डॉक्टर को 2004 में आया था, जो इसे हेलिमस नाम से डेवलप कर रहे थे। और जैसा कि उनका पूरा का पूरा बचपन सोसाइटी के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से गुजरा था, उन्होंने इस कहानी में एक ऐसे फ्लाइंग हाउस को इमेजिन किया था जिसके थ्रू कोई इंसान सोसाइटी से दूर निकल पाए। फाइनली इस कहानी को डेवलप करने में राइटर और एक्टर टॉम मैकार्थी और बॉब पीटरसन भी उनके साथ आए, जहाँ पर एक्चुअली इस मूवी के मेन कैरेक्टर को एक ओल्ड मैन के रूप में चुना गया, क्योंकि उनके हिसाब से बूढ़े लोगों की लाइफ के नजरिए और उनके एक्सपीरियंसेस के चलते इस कहानी में एक अलग ही लेवल का ह्यूमर दिखाया जा सकता था। एंड ऑफ कोर्स इस कैरेक्टर से बच्चे वैसे ही रिलेट करेंगे जैसे वो अपने एल्डर्स और ग्रैंड पेरेंट्स से करते हैं। लेकिन इनिशियली ये आइडिया ओरिजिनल आइडिया नहीं था और इससे पहले भी पीट डॉक्टर ने कई सारे आइडियाज को कंटेम्पलेट किया था, जिसमें इस कहानी में इनिशियली 2 एलियन भाई भी इन्वॉल्व थे, जो बेसिकली धरती पर आकर गिरते और उन्हें एक बर्ड मिलती जो उन्हें एक्चुअली एक दूसरे को समझने में हेल्प करती। लेकिन इस आइडिया का सेंस ठीक से बैठा नहीं, जिसके बाद इस कहानी को एक आइसोलेटेड फ्लोटिंग सिटी पर मॉडल किया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक पूरी की पूरी जब सिटी ही फ्लोट कर रही है तो वो आइसोलेटेड कैसे हुई, जिसके कारण इस चीज को भी कैंसिल किया गया। और फाइनली धीरे धीरे करते हुए ये कहानी एक ओल्ड मैन और उसके उड़ते हुए घर पर रिवॉल्व करने लगी, जो इनिशियली मैजिक के थ्रू होने वाला था, लेकिन बाद में इसे बलून्स के थ्रू किया गया। ऑफ कोर्स इस मूवी की मेजॉरिटी कहानी एक्चुअली साउथ अमेरिकन जंगल के एडवेंचर्स पर बेस्ड है और इसी चीज को यहाँ पर अच्छे तरीके से मूवी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर पीट डॉक्टर ने एक्चुअली वेनेजुएला के सेटिंग को चुना था, जहाँ पर उनके साथ साथ पिक्सार के 11 और एनिमेटर्स और आर्टिस्ट ने वेनेजुएला और ब्राजील के बीच में माउंट रोराइमा को एक्सप्लोर किया था और इसी पर कार्ल के एक्चुअली ड्रीम डेस्टिनेशन को मॉडल किया गया था और यहीं पर कई सारे पौधों और जानवरों का इंस्पिरेशन लेके उन्हें मूवी के अंदर अडॉप्ट किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर केविन द बर्ड का इंस्पिरेशन एनिमेटर्स को सैक्रामेंटो जू में हिमालयन मोनल नाम के एक बर्ड से मिला था। वहीं पर इस मूवी के कैरेक्टर डिजाइन्स को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर उनका भी अपना एक खास मतलब है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कार्ल को स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाया गया है, जो बेसिकली उसके सीमित और कंटेन्ड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। वहीं पर रसल को बेसिकली एक बलून की तरह दिखाया गया है, जो बेसिकली चेयरफुल और बहुत ही हैप्पी है। वहीं पर अगर बात की जाए इस मूवी के विलन चार्ल्स मंड्स की, तो उसे ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाया गया है और कार्टून्स के अंदर जनरली विलन्स को हमेशा ट्रायंगुलर फॉर्म में ही दिखाया जाता है। वहीं पर इस मूवी के अंदर दिखे हुए एल्डरली कैरेक्टर्स को मॉडल करने के लिए यहाँ पर कई सारे ओल्डर लोगों से इंस्पिरेशन लिया गया था, जहाँ पर कई सारे एनिमेटर्स ने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वक्त भी बिताया और उनके कई सारे फुटेज भी देखे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे ओल्ड एज होम्स को भी विजिट किया था, जहाँ पर उन्होंने बूढ़े लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी जाना। साथ ही साथ उन्होंने कई घंटों के सीनियर ओलंपिक के फुटेज को भी स्टडी किया था और ऐसे उन्हें अपने कैरेक्टर्स के लिए उनके बिहेवियर और लुक्स का इंस्पिरेशन मिला। वहीं पर इस मूवी का विलन, जिसे कार्ल इस मूवी के अंदर इनिशियली आइडलाइज करता है, उसका नाम एक्चुअली मूवी के अंदर चार्ल्स मंड्स बताया गया था, जो एक्चुअली इसी नाम के यूनिवर्सल के एग्जीक्यूटिव पर रखा गया था, जिसने 1928 में वॉल्ट डिज्नी के बनाए हुए कैरेक्टर ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट के राइट्स को उनसे छीन लिया था और यही कैरेक्टर था जिसे मिकी माउस से पहले वॉल्ट डिज्नी ने एक्चुअली क्रिएट किया था। लेकिन आज आप डिज्नी के मिकी माउस की सच्चाई जानते हैं और वो आज डिज्नी का एक मैस्कॉट बन चुका है। वहीं पर इस मूवी के अंदर दिखा हुआ रसल का कैरेक्टर रियल लाइफ में एक्चुअली जॉर्डन नगाई ने प्ले किया था, जो एक्चुअली इस मूवी का पार्ट बनने भी नहीं वाले थे, लेकिन वो ऑडिशन के दौरान अपने भाई के साथ आए थे और वहाँ पर उन्होंने भी अपना लक आजमाया
जहाँ पर उन्हें एक्चुअली 400 बच्चों में से सेलेक्ट किया गया था। साथ ही साथ रसल के एक्चुअली लुक्स को डिज्नी के ही एक पिक्सार के स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट पीटर सॉन पर मॉडल किया गया था। वहीं पर काल की आवाज बने थे अमेरिकन एक्टर एड एशनर और इन्हें एक्चुअली हिंदी में अपनी आवाज दी थी इंडियन एक्टर अनुपम खेर जी ने। इस मूवी का कॉन्सेप्ट देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत था, सच्चाई हम सबको मालूम है कि रियल लाइफ में ये कर पाना बहुत मुश्किल है और बलून्स के साथ पूरा का पूरा घर उड़ाना इतना भी आसान नहीं है। जहाँ पर डिज्नी ने एक साइंटिफिक टेक्निकल एडवाइजर को भी हायर किया था, जिसके कैलकुलेशन के हिसाब से एक पूरे के पूरे घर और उसके अंदर मौजूद सारे की सारी चीजों का मास उठाने के लिए तकरीबन 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख बलून्स की जरूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स इतने सारे बलून्स को स्क्रीन पर दिखा पाना और उन्हें एक्चुअली एनिमेट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके कारण यहाँ पर क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए घर को इनिशियली 20,622 बलून्स के साथ उड़ते हुए दिखाया गया था, जिन बलून्स का नंबर मूवी के क्लाइमेक्स तक घटकर 10,297 बलून्स हो गया। एंड स्पेसिफिकली इन्हीं बलून्स को एनिमेट करने के लिए एक पूरा का पूरा नया प्रोग्राम लिखा गया था। लेकिन इतिहास गवाह है कि फैंस किसी भी प्रकार के फिक्शनल चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट को रियलिटी में चेंज करने की कोशिश करते भी हैं और बहुत बार कर भी लेते हैं, जिसके कारण रियल लाइफ में भी इस कारनामे को 2011 में नेट जियोग्राफिक टीवी चैनल के टीवी शो हाउ हार्ड इट कैन बी में एक्चुअली एक रियल लाइफ डमी हाउस को बनाया गया था, जिसे 8 फीट के 300 हीलियम से भरे हुए बलून से उड़ाया गया था, जहाँ पर इस घर के अंदर एक्चुअली 2 पायलट्स भी थे। एंड ऑफ कोर्स इस घर को किसी ट्रेडिशनल हाउस की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल हाउसेस से कंपैरेटिवली इसे बहुत ही हल्का और स्ट्रक्चरली मजबूत बनाया गया था, जो एक्चुअली 10,000 फीट तक ऊपर गई थी। काल की लव ऑफ द लाइफ यानी एली के बचपन के रोल को अपनी आवाज पीटर डॉक्टर की बेटी ने अपनी आवाज दी थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी जिस स्क्रैप बुक को काल को दिखाती है, उसमें से ज्यादातर ड्रॉइंग्स एक्चुअली पीटर डॉक्टर की बेटी ने ही बनाई थी। वहीं पर अगर बात की जाए इस मूवी के अदर मीडियम्स की, तो इस मूवी का ऑफिशियल गेम अप कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया था। वहीं पर डिज्नी मैजिक किंगडम गेम्स के अंदर भी इस मूवी के कई सारे प्लेबल कैरेक्टर्स भी थे। वहीं पर अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसने $175 मिलियन की बजट पर अकेले नॉर्थ अमेरिका में ही $293 मिलियन का बिजनेस किया था और बाकी दूसरे टेरिटरीज की कमाई मिलाने के बाद इसकी टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी $735 मिलियन, जो कि 2009 की 6वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी थी। साथ ही साथ ये डिज्नी की तरफ से दूसरी मूवी थी जिसे बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया था, जहां पर इसके राइवल में इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, अवतार और द हर्ट लॉकर जैसी बेहतरीन मूवीज थीं। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये मूवी इस अवार्ड को नहीं जीत पाई और ये द हर्ट लॉकर से हार गई थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इससे पहले भी डिज्नी की तरफ से ही आई हुई द ब्यूटी एंड द बीस्ट 1992 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। वहीं पर इस मूवी के जस्ट 1 साल बाद रिलीज हुई टॉय स्टोरी 3 को भी बेस्ट पिक्चर के लिए 2011 में नॉमिनेट किया गया था और टिल डेट यही तीनों एनिमेटेड मूवीज हैं जिन्हें बेस्ट पिक्चर के लिए कभी नॉमिनेट किया गया होगा, जहाँ पर ये तीनों ही डिज्नी की मूवी हैं। लेकिन इस मूवी के अवार्ड्स की कहानी भी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक्चुअली इसे 2010 के ऑस्कर अवार्ड्स के अंदर ही बेस्ट एनिमेटेड फीचर और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर दिया गया था। साथ ही साथ इसे बाफ्टा में भी बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और बेस्ट फिल्म म्यूजिक के लिए अवार्ड मिला था। वहीं पर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के अंदर इसे बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला था। साथ ही साथ इसे ग्रैमी अवार्ड्स के अंदर बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन और बेस्ट स्कोर साउंड ट्रैक एल्बम के लिए अवार्ड मिला था। वहीं पर अगर इसके फ्यूचर की बात की जाए तो डिज्नी ने 2021 में इसकी स्पिन ऑफ सीरीज डक डेज को रिलीज किया था, जो बेसिकली इस मूवी के डॉग कैरेक्टर डक पर फोकस करती है, जहां पर इसके 5 शॉर्ट फिल्म्स को एक सीरीज के लिए कंपाइल किया गया था। और इसी सीरीज का एक और एपिसोड कार्ल्स डेट, जिसमें कार्ल फेडरिक्सन डेट पर जाएगा, उसे इस साल रिलीज किया जाएगा। बाकी अगर बात की जाए इसकी सीक्वल की, तो उसके बारे में फिलहाल कोई खबर नहीं है और मेरे हिसाब से भी कहानी वैसे भी अपने आप में जितनी कंक्लूड हो चुकी है, इसे सीक्वल की जरूरत है भी नहीं। वैसे आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द अप मूवी फैक्ट्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं।
हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।